अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इसमें दिया गया द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड को डिज़ोल्व करने पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ होता है। इसी ऑर्डर में एसिटिक एसिड से ज़्यादा होता है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड का, उससे भी ज़्यादा होता है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का। हमको इसको एक्सप्लेन करना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना है ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, किस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होगी। जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा होगी उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एसिड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलेट आयन और प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होता है। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, जब ये डिसोसिएट होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और प्रोटॉन बनता है। अगर ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट रखता है तो प्रोटॉन का रिलीज़ होना आसान हो जाता है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे प्रोटॉन आसानी से रिलीज़ हो जाता है। जिसमें जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी होगी वो उतनी ही आसानी से कार्बोक्सिलेट आयन देगा। तो हमें ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से कनेक्टेड ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा। जो एसिड्स दिए गए उनमें पहला एसिड है एसिटिक एसिड, इसमें मैथिल ग्रुप कनेक्टेड है। जो दूसरा दिया गया है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, इसमें ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। और इस वाले में जो तीसरा है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, उसमें ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप से कम होगी और ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप की ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप से कम होगी। मीन टू से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप में है, उससे कम ट्राईक्लोरोमिथाइल ग्रुप में और सबसे कम मिथाइल ग्रुप में है। तो माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिड इजीली प्रोटॉन को रिलीज़ करेगा। मीन टू से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस। इसमें आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे कम। जब इसमें सबसे ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसमें सबसे ज़्यादा होगी और इसमें सबसे कम होगी। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स अगर इसमें ज़्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन टू से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू इसमें सबसे ज़्यादा होगी और इसमें सबसे कम होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस with increase of electronegativity of substituents attached to carbon atom of carboxylic group. Fluorine is more electronegative than chlorine, hence the order of acidity and extent of ionization of given acids will be as following. एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी
ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड की, और इससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड की, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स इज एज फॉलोइंग: हाइड्रोजन हैज़ लेस माइनस आई इफेक्ट देन क्लोरीन, विच हैज़ लेस माइनस इफेक्ट देन फ्लोरीन. As depression freezing point is colligative property, so it will depend upon number of particles in solution. Greater the extent of ionization, greater will be the number of particles, and hence greater depression of freezing point. Hence order of depression of freezing point will be as following: CH3COOH का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा और CF3COOH का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 31. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं और इसमें दिया गया है: कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम्स ऑफ अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज एडिड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर. The dissociation constant of acid is 1.4 into 10 raised to power minus 3. Molar depression constant is 1.86 Kelvin kg per mole. तो इसमें हमें उस सॉल्यूशन में वाटर का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है जिसमें 250 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड डिज़ोल्व है. एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है और सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया है. इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब वो वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो डिसोसिएट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन और प्रोटॉन में, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन इंक्रीज़ हो जाएगी. तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी और जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी दोनों डिफ़र करेंगी. ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है इसे वांट हाफ फैक्टर आई के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और I इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की ऑब्जर्व वैल्यू इक्वल हो जाएगी I इंटू कैलकुलेटेड वैल्यू, I इंटू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो होती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी. अब हम वांट हाफ फैक्टर निकालेंगे, मोलैलिटी निकालेंगे और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर के लिए दिया गया है. इन वैल्यूज़ को पुटअप करके हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे. द सॉल्यूट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो इट विल डिसोसिएट इन वाटर. द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा TF विल बी एज फॉलोइंग: डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी. M डैश इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into mass of solvent. Mass of solute is given 10 gram upon molar mass of solute MCH3 CH2 CH2 Cl COOH और MC4H7 O2 Cl. It will be equal to 4 into 12 plus 7 into 1 plus 2 into 16 plus 35.5. It will be equal to 48 plus 7 plus 32 plus 35.5, which will be equal to
122.5 ग्राम पर मोल। तो 122.5 इंटू मास ऑफ वाटर is given 250 gram, which in kilogram will be 250 into 10 raised to power minus 3. So the value of molality will be equal to, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.32 मोल्स पर केजी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई। अब हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो एसिड है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिसोसिएट होता है। मीन टू से CH3 CH2 CH Cl COOH will dissociate into CH3 CH2 CH Cl COO minus कार्बोक्सिलेट आयन प्लस प्रोटॉन। हमने ये मान लिया कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C है तो इसका 0 होगा, C मोल पर लीटर है तो इसका 0 होगा। और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो 1 मोल अगर सोल्यूशन लेते हैं तो अल्फ़ा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं। अगर C मोल लेंगे तो C इंटू अल्फ़ा मोल्स डिसोसिएट होंगे। तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा C माइनस C अल्फ़ा, और वी कैन आल्सो राइट इट C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन विल बी C अल्फ़ा and concentration of proton will also be C alpha. So the value of dissociation constant Ka will be equal to concentration of carboxylate ion into concentration of proton upon concentration of carboxylic acid. So it will be equal to C square alpha square, C alpha into C alpha into say C square into alpha square upon C into 1 minus alpha. For dilute solution, the value of alpha is very less than 1, so this term can be ignored, and the value of Ka will be equal to C into alpha square. This implies that the value of alpha will be equal to under root Ka upon C. Ka की वैल्यू दी गई है 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 अपॉन C इज मोलर कंसंट्रेशन। और जब वाटर यूज़ किया जाता सॉल्वेंट की तरीके से तो मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों इक्वल होती हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो इट विल बी इक्वल टू C विल बी, तो C की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 0.32। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.065। अब हम वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन C होगा और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन विल बी इक्वल टू C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा। सो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इज इक्वल टू C and number of moles after dissociation will be equal to C into 1 minus alpha plus C alpha plus C alpha, that will be equal to C into 1 plus alpha. So the value of want of factor I will be equal to number of moles after dissociation upon number of moles before dissociation, and it will be equal to C into 1 plus alpha upon C. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, वो आई थी 0.65। सो द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आई विल बी इक्वल टू 1.65। अब हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1.065 इंटू 1.86 इंटू 0.32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा
0.65. This is the required answer and this was about question number 32. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं और इसमें दिया गया है 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 grams of water. The depression in the freezing point of water observed is 1.0 degree centigrade. Calculate the want half factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. इस क्वेश्चन में दिया गया कि 500 ग्राम ऑफ वाटर में 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड डिज़ोल्व है। जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1 डिग्री है। हमें वांट हाफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और फ्लोरोएस्टिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर इक्वल होता है कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास। वांट हाफ फैक्टर आई इज इक्वल टू एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए डेटा दिया गया है और कैलकुलेटेड वैल्यू हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड एम कैलकुलेटेड विल बी इक्वल टू 12 + 2 + 19 + 12 + 32 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 78 ग्राम पर मोल। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड एम ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू 1000 इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। इट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू 1.86 इंटू 19.5। जो सॉल्यूट का मास है वो 19.5 ग्राम हो जाएगा अपॉन डेल्टा टी एफ 1 डिग्री है तो 1 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ गिवन 500 ग्राम 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 72.54 ग्राम पर मोल। नाउ द वैल्यू ऑफ वांट हाफ फैक्टर आई विल बी इक्वल टू एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। जो कैलकुलेटेड वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी वो 78 ग्राम पर मोल थी और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मोलर मास है वो है 72.54 ग्राम। 78 अपॉन 72.54 ग्राम ऑन सॉल्विंग वी गेट 1.0753। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने वांट हाफ फैक्टर आई को कैलकुलेट कर लिया। अब हम फ्लोरोएस्टिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये मान लेंगे कि एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है और उसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी है। तो जो एसिड होगा वो डिसोसिएट होता है कार्बोक्सिलेट आयन में और प्रोटॉन में। लेट अल्फ़ा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड एंड C is the initial concentration. So CH2 FCOOH will dissociate into CH2 FCOO minus plus H plus. Initial concentration is C and the concentration of ions will be 0. At equilibrium, since alpha is degree of dissociation, so the concentration will reduce by a factor C alpha. And the remaining concentration will be equal to C minus C alpha, or we can also write it C into 1 minus alpha. The value of concentration of carboxylate ion will be C alpha and the value of concentration of hydrogen ion will be C alpha. Now the want half factor I will be equal to number of moles after dissociation upon number of moles before dissociation. डिसोसिएशन के बाद कितने मोल्स हैं और डिसोसिएशन के पहले कितने मोल्स हैं। तो डिसोसिएशन के बाद मोल्स जो होंगे वो हो जाएंगे C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा प्लस C अल्फ़ा, और डिसोसिएशन के पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूशन में वो है C।
So the value will be equal to C into 1 minus alpha plus C alpha upon C. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C plus C alpha upon C, that will be equal to 1 plus alpha. So the value of alpha will be equal to I minus 1. The value of I we have already calculated is 1.0753. 1.0753 minus 1, that will be equal to 0.0753. Alpha is equal to 0.0753. कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट. अब हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड विल बी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V इन लीटर. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन 19.5 ग्राम. मोलर मास ऑफ फ्लोरोएस्टिक एसिड will be 78 and the volume of water used will be 0.5 liter because mass of water is given in this question 500 gram and since the solvent is water, so its density will be equal to 1. This implies that volume will be equal to mass upon density. 500 upon 1, that will be equal to 500 ml, or we can also write it 0.5 liter. 19.5 अपॉन 78 इंटू 0.5, इससे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5. सो द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH2COO माइनस into concentration of H plus upon concentration of CH2FCOOH, because the equation for dissociation of fluoroacetic acid is CH2FCOO minus plus H plus. If the dissociation constant of the acid is K, then K will be equal to concentration of CH2FCOO minus into concentration of H plus upon concentration of CH2FCOOH. तो वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा. जब हमने इक्वेशन दिया था तो इसमें अगर इससे K की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा. अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा C इंटू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा. C की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, वो थी 0.5 इंटू अल्फ़ा भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, वो था 0.0753. तो 0.0753 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस 0.0753. इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.07 इंटू 10⁻⁻3. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 33. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं और इसमें दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज़ 17.535 millimeter of Hg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 293 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर 17.535 मिलीमीटर ऑफ Hg है. हमें उस सोल्यूशन में वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जिसमें 25 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है 450 ग्राम ऑफ वाटर में. गिवन PA0 इज इक्वल टू 17.535 मिलीमीटर ऑफ Hg. मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 450 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूट मीन टू से मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 25 ग्राम एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन.
तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या बताता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन total number of moles of solute and solvent. For dilute solution, the number of moles of solute is negligible in comparison to the number of moles of solvent. Mean to say, NB is very very less than Na for dilute solution. So this term can be written as NB upon Na, where NB is number of moles of solute and Na is number of moles of solvent. The value of Nb will be equal to mass of solute upon molar mass of solute, and value of Na will be equal to mass of solvent upon molar mass of solvent. Now putting these values, we get P naught minus Ps upon Pa naught. This is the relative lowering of vapor pressure, will be equal to Nb upon Na. The value of Nb is Wb upon Mb, Wb upon Mb, and the value of Na is Wa upon Ma, Wa upon Ma. वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। इसमें Pa नॉट प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें उसकी वैल्यू दी गई 17.535 माइनस Ps अपॉन 17.535. Wb इज गिवन 25 ग्राम. Wa मीन टू से mass of solvent is given 450 gram. Molar mass of solute, which is glucose C6H12O6, will be 180 gram per mole, and the mass of solvent Ma will be equal to 18 ग्राम पर मोल. तो वैल्यूज़ पुटअप करेंगे. Wb की वैल्यू हो जाएगी 25, Ma की वैल्यू हो जाएगी 18, Wa की वैल्यू हो जाएगी 450 इंटू Mb की वैल्यू हो जाएगी 180. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा. हमको मिल जाएगा 17.535 माइनस Ps विल बी इक्वल टू 25 इंटू 18 इंटू 17.535 अपॉन 180 इंटू 450. और द वैल्यू ऑफ Ps विल बी इक्वल टू, Ps की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म इधर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. Ps will be equal to 17.535 minus 25 into 18 into 17.535 upon 180 into 450. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.974 और इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा Ps is equal to 17.44 millimeter of Hg. This is the required answer. And this is about question number 34. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं और इसमें दिया गया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg. कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर Hg. इसमें दिया गया कि 298 केल्विन पर बेंजीन में मीथेन की मोलैलिटी के लिए हेनरीज कांस्टेंट
4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg है। हमें बेंजीन में मीथेन की सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है 298 केल्विन टेम्परेचर और 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर पर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हेनरीज कांस्टेंट दिया गया है 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर Hg, प्रेशर दिया गया है 760 मिलीमीटर Hg, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। हेनरीज लॉ के अनुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होता है हेनरीज कांस्टेंट इंटू सॉल्युबिलिटी। प्रेशर 760 मिलीमीटर Hg है, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू 4.27 इंटू 10⁵ है और सॉल्युबिलिटी को हमें निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट S विल बी इक्वल टू 760 अपॉन 4.27 इंटू 10⁵। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 35। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं और इसमें दिया गया है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, was dissolved in 1000 gram of liquid B. Molar mass is 180 gram per mole. The vapor pressure of pure liquid B was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr. इसमें दिया गया है कि लिक्विड A है, इसका मोलर मास 140 ग्राम पर मोल है। इसके 100 ग्राम को डिज़ोल्व किया गया है 1000 ग्राम्स ऑफ लिक्विड B में। लिक्विड B का मोलर मास भी दिया गया है 180 ग्राम पर मोल। प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर दिया गया 500 टॉर। हम लोगों को प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है और इसका सॉल्यूशन में क्या वेपर प्रेशर होगा ये भी कैलकुलेट करना है। हमें प्योर लिक्विड A के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है और लिक्विड A का सॉल्यूशन में क्या वेपर प्रेशर होगा उसको भी कैलकुलेट करना है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 475 टॉर। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड A और लिक्विड B निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na विल बी इक्वल टू mass of liquid A upon molar mass of liquid A, which will be 100 upon 140, that will be equal to 0.714। इसी तरीके से मोल्स ऑफ लिक्विड B निकालेंगे तो मोल्स ऑफ B NB विल बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड B अपॉन मोलर मास ऑफ लिक्विड B। मास ऑफ लिक्विड B दिया गया 1000 ग्राम और मोलर मास ऑफ लिक्विड भी दिया गया 180 ग्राम पर मोल। 1000 अपॉन 180 विच विल बी इक्वल टू 5.556। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A XA विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड B। इट विल बी इक्वल टू 0.714 अपॉन 0.714 plus 5.56. It can also be written as 5.56, which will be equal to 0.714 upon 6.27। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.114। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA। कोई भी बाइनरी सोल्यूशन हो तो उसमें कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के मोल फ्रैक्शंस का सम 1 होता है। सो द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A हमने कैलकुलेट कर लिया था 0.114, 1 माइनस 0.114 विच विल बी इक्वल टू 0.886। अब हम राउल्ट्स लॉ का यूज़ करेंगे।
और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस partial vapor pressure of the component B. The value of partial vapor pressure of component A is equal to XA into PA naught. Mole fraction of component A into vapor pressure of component A plus XB into PB naught. Mole fraction of component B into vapor pressure of pure liquid component B. So let the vapor pressure of pure liquid A is PA naught. So according to Raoult's law, PT will be equal to XA into PA naught. It is partial vapor pressure of component A plus XB into PB naught. It is partial vapor pressure of component B. टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 475. XA की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था 0.114 हो गया इंटू PA नॉट निकालना है हम लोगों को प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B को भी कैलकुलेट कर लिया था 0.886 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट B और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट B दिया गया है 500 टॉर. तो 500 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.114 PA नॉट. इसको सॉल्व किया तो हमें मिल जाएगा प्लस 443. अब इस इक्वेशन से 0.114 PA नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी 475 माइनस 443. 475 माइनस 443 दैट विल बी इक्वल टू 32. So the value of PA naught will be equal to 32 upon 0.114. On solving we get 280.70 torr. ये तो हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन सोल्यूशन PA विल बी इक्वल टू XA इंटू PA नॉट. PA नॉट की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की है 280.70 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.114. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 31.99. इट विल बी इक्वल टू 32 टॉर. तो ये तो हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट ए इन सोल्यूशन और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए. दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 36. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं और इसमें दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर 741.8 मिलीमीटर Hg एंड 632.8 मिलीमीटर ऑफ Hg respectively. Assuming that they form ideal solution over the entire range of composition, plot P total, P chloroform and P acetone as a function of acetone. The experimental data observed for different compositions of mixture is as following. Plot this data also on the same graph paper. Indicate whether it has positive deviation or negative deviation from the ideal solution. इसका मतलब ये हुआ कि प्योर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का 328 केल्विन पर वेपर प्रेशर 741.8 मिलीमीटर Hg और 632.8 मिलीमीटर Hg है. दोनों आपस में मिलकर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन में आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं. हमें टोटल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन ग्राफ प्लॉट करना. इसमें जो डेटा दिया गया है उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन को 100 से मल्टीप्लाई किया गया है. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दिया गया है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया है.
हमसे ये भी पूछा गया है कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा या नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने से पहले समझते हैं कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है और उसके कंपोनेंट हैं ए एंड बी, तो मैंने बताया था अगर हम मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि प्योर कंपोनेंट ए है, मीन टू से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू 1। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें बी मिलता जाएगा, तो इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी विल बी 0। जैसे जैसे बी ऐड होता जाएगा ए का मोल फ्रैक्शन कम होगा, और कम होते होते इस पॉइंट पर आकर हमने ये मान लिया कि ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया और प्योर बी है, मीन टू से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी विल बी इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट पर जब ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कि प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए है, तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमने मान लिया PA0 है। और यहाँ पर प्योर लिक्विड कंपोनेंट बी है, तो इसका वेपर प्रेशर PB0 हो गया। जैसे जैसे प्योर लिक्विड ए में लिक्विड बी मिलेगा, वैसे वैसे ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये जो लाइन है ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट कर रही है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए को रिप्रेजेंट कर रही है। और जैसे जैसे लिक्विड कंपोनेंट ए में लिक्विड कंपोनेंट बी मिलेगा, वैसे वैसे बी का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा इन अकॉर्डेंस विद दिस कर्व। तो ये जो कर्व होगा ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका किसी भी कंपोजिशन पर अगर हम टोटल वेपर प्रेशर देखेंगे तो वो इस लाइन के अकॉर्डिंग होगा, और इस लाइन पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। According to Raoult's law, the value of partial vapor pressure of component A will be equal to XA into PA0 plus the value of partial vapor pressure of liquid component B will be equal to XB into PB0। तो जो डेटा दिया गया है इसमें एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई करके दिया गया है, मीन टू से अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो ए क्लोरोफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा और बी एसीटोन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट पर क्लोरोफॉर्म प्योर स्टेट में होगा और एसीटोन नहीं होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन विल बी 0। जैसे जैसे
क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलता जाएगा, क्लोरोफॉर्म का पार्शियल वेपर प्रेशर कम होता जाएगा क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। और जैसे जैसे एसीटोन का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, एसीटोन का पार्शियल वेपर प्रेशर इस लाइन के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होगा। तो ये लाइन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों का सम होगा। किसी भी पॉइंट पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, दोनों का जो सम होगा वो टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो हमको जो यूनिट हम लोग इस पे लेंगे वो 10 के टर्म्स में ले लेंगे। फिर मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन को प्लॉट करेंगे। जो पॉइंट मिलेंगे उनको आपस में मिला देंगे तो जो लाइन मिलेगी वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन को रिप्रेजेंट करेगी। और क्लोरोफॉर्म का भी पार्शियल वेपर प्रेशर दिया गया है। तो जब एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 0 है तो उस पॉइंट पर क्लोरोफॉर्म प्योर स्टेट में होगा और वो PA0 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे जैसे एसीटोन मिलता जाएगा उस वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इस लाइन के अकॉर्डिंग कम होता जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो जो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन है उसके करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करने से उसको प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो डेटा दिया गया था 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन वो तो ज्यों का त्यों रहा। दूसरा डेटा दिया गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन वो भी ज्यों का त्यों रहा। तीसरा जो डेटा दिया गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म वो भी ज्यों का त्यों रहा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक एक्सिस पर 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन को प्लॉट करने के लिए यूनिट्स मान लेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। क्योंकि हमें जो लास्ट वैल्यू दी गई है वो 72.1 तक दी गई है तो हम 80 तक इस एक्सिस पर जो मोल फ्रैक्शन एक्सिस है उस पर 80 तक वैल्यू के लिए मार्क कर देंगे। दूसरी एक्सिस पर वेपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे और वेपर प्रेशर की वैल्यू जो है वो 54.9 से 641.8 तक हमें प्लॉट करनी है। तो इसके लिए हम 100 के टर्म्स में स्केल मेंटेन करेंगे। तो ये तो रहा वेपर प्रेशर एक्सिस और ये रही मोल फ्रैक्शन एक्सिस। तो सबसे पहले हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन को प्लॉट करेंगे। तो 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो 0 है और इस पर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड वैल्यू 11.8 है तो 11.8 यहाँ कहीं पॉइंट पड़ेगा और इस पर जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू दी गई है 54.9 तो 54.9 इस पॉइंट पर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट हम ट्रेस करेंगे। जो सेकेंड वैल्यू 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन है वो है 23.4 तो 23.4 यहाँ कहीं पॉइंट पड़ेगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन है वो 110.1
तो 110.1 इससे थोड़ा अबव हो जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की वैल्यू जब 36 होगी, 36 यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर की वैल्यू 202.4 है, तो 202.4 इस पॉइंट पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन 50.8 है, यहाँ पर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर दिया गया वो 322.7 है, तो 322.7 ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने पॉइंट ट्रेस कर लिया। फिर इसके बाद 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की वैल्यू दी गई है 58.2, तो 58.2 यहाँ होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन है वो है 405.9, तो 405.9 ये पॉइंट आ जाएगा। जो 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की नेक्स्ट वैल्यू है वो 64.5 है, तो 64.5 यहाँ पर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन की वैल्यू दी गई है 454.1, 454.1 ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन है वो 72.1 है, 72.1 यहाँ पॉइंट होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन है वो 521.1 है, तो 521.1 यहाँ पर वैल्यू आएगी। इस पॉइंट को ट्रेस किया, इनको आपस में मिला दिया, तो ये जो लाइन हमें मिलेगी वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए कर्व प्लॉट करेंगे। तो जब 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब हुआ कि एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 0 है, तो उस समय क्लोरोफॉर्म प्योर स्टेट में होगा। वो प्योर क्लोरोफॉर्म के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी वैल्यू 632.8 दी गई है, तो 632.8 ये हो गया। ये प्योर क्लोरोफॉर्म के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जब 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की वैल्यू 11.8 होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म की वैल्यू दी गई है 548.1, तो 548.1 इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट को हम ट्रेस कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई है 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन वो 23.4 है, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें देखना है, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म की जो वैल्यू दी गई वो 469.4, तो 469.4 यहाँ पर आएगा, और ये पॉइंट हमने ट्रेस कर लिया। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन दी गई है वो 36 है। 36 के करस्पॉन्डिंग हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म को देखेंगे, तो उसकी वैल्यू दी गई है 359.7, तो 359.7 ये वाला पॉइंट ट्रेस कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई है 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन वो है 50.8, 50.8 पॉइंट यहाँ पर होगा। इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म की वैल्यू है 257.7, तो 257.7 यहाँ पर होगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिला उसको ट्रेस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन दी गई है वो 58.2 है। 58.2 वैल्यू वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग
जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया गया वो 193.6 दिया गया। 193.6 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिलेगा वो ट्रेस कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई है 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, वो दी गई है 64.5। ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा और इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म की जो वैल्यू है वो 161.2 है। तो 161.2 यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट ट्रेस कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू दी गई है 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, वो 72.1 है। 72.1 पॉइंट यहाँ पर होगा और इसके करस्पॉन्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म की जो वैल्यू 120.7 है, तो 120.7 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इन जो हमने ये पॉइंट्स ट्रेस किए हैं इन सबको मिला देंगे, तो ये हमें जो कर्व मिलेगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन के जो पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे। तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसके लिए 63.2 यानी कि यही पॉइंट मिल जाएगा। सेकेंड वैल्यू 11.8 है, तो 11.8 के करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 603 है, तो ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद 23.4 के करस्पॉन्डिंग 579.5 है, तो ये पॉइंट मिलेगा। इसके बाद 36.0 के करस्पॉन्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू है 562.1, तो 562.1 ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से 50.8 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू है 580.4, तो 580.4 पर पॉइंट ट्रेस करेंगे। फिर उसके बाद 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की वैल्यू है 58.2, तो 58.2 के करस्पॉन्डिंग जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 599.5 दिया गया है, तो वो पॉइंट ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन की वैल्यू 64.5 दी गई है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो 615.3 है, तो उस पॉइंट को ट्रेस कर लिया। और फिर 72.1 पर टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू है 641.8, तो उसको ट्रेस कर लिया। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे और जो कर्व मिलेगा वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन ग्राफ से क्लियर है कि जो सॉल्यूशन बनकर के तैयार हो रहा है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन में स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, जब प्योर ए होगा तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जैसे मिलता जाएगा तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जैसे जैसे ए में बी मिलेगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी और ये हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा पी टी वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करता है तो उसके लिए जो कर्व मिलते हैं वो इस तरीके से मिल जाते हैं।
और अगर कोई सलूशन ऐसा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, और अगर कोई सलूशन ऐसा है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और अगर कोई सलूशन ऐसा है जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो उसके लिए कर्व इस तरीके से मिलते हैं। ये पॉजिटिव डेविएशन हुआ और ये नेगेटिव डेविएशन हुआ। तो जो हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था उससे ये क्लियर है कि जो सलूशन बनकर के तैयार होगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो है 38। इसमें दिया गया बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन एट 300 केल्विन आर 50.71 millimeter Hg and 32.06 millimeter Hg respectively. Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene. इसमें दिया गया कि बेंजीन और टॉलिन इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन में आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। प्योर बेंजीन का 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर 50.71 मिलीमीटर Hg है। प्योर टॉलिन का 300 केल्विन पर वेपर प्रेशर 32.06 मिलीमीटर ऑफ Hg है। हमें उस सलूशन में वेपर फेज में बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है जिसमें 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉलिन में मिक्स किया गया है। तो इसमें दिया गया है कि प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 50.71 मिलीमीटर Hg है। प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर 32.06 मिलीमीटर Hg है। मास ऑफ बेंजीन 80 ग्राम है। दिस इम्प्लाइज दैट द मोल्स ऑफ बेंजीन विल बी इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन, दैट विल बी इक्वल टू 80 अपॉन 78 विच विल बी इक्वल टू 1.0256। मास ऑफ टॉलिन 100 ग्राम है। दिस इम्प्लाइज दैट द मोल्स ऑफ टॉलिन Nb विल बी इक्वल टू मास ऑफ टॉलिन अपॉन मोलर मास ऑफ टॉलिन which will be equal to 100 upon 92 and on solving we get 1.087। अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन को कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन XA will be equal to Na upon Na plus Nb, mean to say number of moles of benzene upon number of moles of benzene plus number of moles of toluene. So it will be equal to 1.0256 upon 1.0256 plus 1.087। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.0256 अपॉन 2.1126। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.48। तो इस तरीके से हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पता लग गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.48। ऑन सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन विल बी इक्वल टू 0.52। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन PS विल बी इक्वल टू partial vapor pressure of component A plus partial vapor pressure of component B. The partial vapor pressure of component A will be equal to x into PA naught plus the value of partial vapor pressure of component B will be equal to XB into PB naught। अब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A की वैल्यू है 0.48 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A की वैल्यू है 50.71, तो 50.71 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B 0.52 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B की वैल्यू 32.06 है, तो 32.06 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सोल्यूशन का टोटल प्रेशर मिलेगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 26.01 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब अगर हम वेपर फेज में कंपोनेंट A मीन टू से बेंजीन का मोल फ्रैक्शन
YA मान लें, और कंपोनेंट B मीन टू से टॉलिन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन हमने YB मान लिया। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A होगा दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। This implies that the value of mole fraction of component A in vapor phase will be equal to PA upon PS. Mean to say partial vapor pressure of component A upon total vapor pressure of solution. The value of partial vapor pressure of component A will be XA into PA naught. So this will be equal to XA into PA naught upon PS. अब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो XA की वैल्यू 0.48 इंटू PA नॉट की वैल्यू 50.71 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 26.01। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.94 और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 38। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया गया द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। द मेजर कंपोनेंट्स आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विथ अप्रॉक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ 20% is to 79% by volume at 298 Kelvin. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin. If Henry's law constants for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are 3.30 into 10 raised to power 7 millimeter and 6.51 into 10 raised to power 7 millimeter respectively, calculate the composition of these gases in water. तो इसमें दिया गया है एयर होती है वो कई गैसेस का मिक्सचर होती है। इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और इनका परसेंटेज बाई वॉल्यूम दिया गया है 20%। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज हो गया और 79% ये नाइट्रोजन का परसेंटेज हो गया बाई वॉल्यूम। फिर दिया गया कि वाटर 10 एटमॉस्फेयर पर एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है और 298 केल्विन पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन के लिए 3.30 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मिलीमीटर है और नाइट्रोजन के लिए 6.51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मिलीमीटर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में क्या कंपोजिशन है ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम ये मान लेंगे कि लेट टोटल नंबर ऑफ moles of air are 100. So moles of oxygen will be equal to 20 and moles of nitrogen will be equal to 79। तो हमने ये मान लिया कि एयर में जितनी भी गैसेस हैं उनकी टोटल मोल्स 100 हैं, तो ऑक्सीजन के मोल्स 20 हो जाएंगे और नाइट्रोजन के मोल्स 79 हो जाएंगे। अब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कैलकुलेट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर इनटू प्रेशर ऑफ एयर। मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन एयर दैट विल इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू टोटल प्रेशर दिया गया है 10 एटमॉस्फेयर इंटू 10 दिस विल बी इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इंटू प्रेशर ऑफ एयर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 79.100 moles of nitrogen upon total moles of all gases in air into
pressure of air is given 10 atmosphere, so it will be equal to 7.9 atmosphere. अब हेनरी लॉ से देखेंगे तो हेनरी लॉ बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट फॉर O2 into mole fraction of O2. This implies that the value of mole fraction of O2 will be equal to partial vapor pressure of O2 upon Henry's constant for O2. The partial vapor pressure of O2 is 2 atmosphere, which will be equal to 2 into 760 millimeter Hg. So on putting this value, we get 2 into 760 upon the value of Henry's constant for oxygen is given 3.3 into 10 raised to power 7. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.61 into 10 raised to power -5 मिलीमीटर ऑफ Hg. अब हम हेनरीज लॉ को अप्लाई करेंगे नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन का पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होगा हेनरीज कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन. This implies that the mole fraction of nitrogen will be equal to partial vapor pressure of nitrogen upon Henry's constant for nitrogen. The value of partial vapor pressure of nitrogen is 7.9 atmosphere. 7.9 into 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9.22 into 10 raised to power -5 millimeter of Hg. This will be the required answer. This was about question number 39. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं और उसमें दिया गया है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 फॉर विच वांट हैव फैक्टर I इज इक्वल टू 2.47 डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें CaCl2 का वो अमाउंट डिटरमिन करना है जिसको 2.5 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करें तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 एटमॉस्फेयर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाए. CaCl2 के लिए वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 2.47 दिया गया है. अब इसे सॉल्व करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में P इज इक्वल टू होता है I इंटू C इंटू RT. I जो है वांट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, R सोल्यूशन कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है. मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर. तो इस इक्वेशन से अगर हम मास ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू M इंटू V इन लीटर अपॉन I इंटू RT. I की वैल्यू दी गई है 2.47, VV दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया 2.5 लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 0.75 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन टू से 300 केल्विन होगा. मोलर मास ऑफ CaCl2 को जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू 35.5 विच विल बी इक्वल टू 40 प्लस 71 दैट विल बी इक्वल टू 111 ग्राम पर मोल. इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुटअप करेंगे तो हमें W की वैल्यू मिलेगी. P की वैल्यू है 0.75, M की वैल्यू हो जाएगी 111 ग्राम पर मोल, V की वैल्यू 2.5 लीटर है, I 2.47 है, R की वैल्यू 0.0821 होती है
और टी की वैल्यू 300 है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3.42 ग्राम। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं और इसमें दिया गया डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligrams of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree centigrade, assuming that it is completely dissociated। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है जिसमें 25 मिलीग्राम K2SO4 2 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुला हुआ है। हमें ये मानना है कि K2SO4 पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। K2SO4 का डिसोसिएशन 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस साइंस में होगा। द डिसोसिएशन ऑफ K2SO4 इज एज फॉलोज। K2SO4 चेंजेज इनटू 2K प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। एसोसिएशन अथवा डिसोसिएशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाती है और उसे वांट ऑफ फैक्टर आई के टर्म्स में लिखा जाता है। वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं अपॉन डिसोसिएशन के पहले कितने पार्टिकल्स हैं। तो डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इसमें 2 + 1 मीन 2 से 3 हो जाएगा। डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वल हो जाएगा 3/1 विच विल बी इक्वल टू 3। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देखते हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी I इंटू सी इंटू आर टी। आई वांट ऑफ फैक्टर हो गया, C मोलर कंसंट्रेशन हो गया, R गैस कांस्टेंट हो गया या C सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, T टेम्परेचर हो गया। मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू W/m इंटू V होती है। W मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, m मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। I की वैल्यू हमें पता है 3 है, W 25 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। वॉल्यूम 2 लीटर दिया गया है। मोलर मास ऑफ K2SO4 को कैलकुलेट करेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 इंटू 16 इट विल बी इक्वल टू 78 प्लस 32 प्लस 64 which will be equal to 174 ग्राम पर मोल। इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर P इज इक्वल टू I की वैल्यू 3 है इंटू मास ऑफ सॉल्यूट 25 इंटू 10⁻³ हो गया अपॉन m की वैल्यू 174 हो गई इंटू V 2 लीटर है तो इंटू 2 इंटू R की वैल्यू 0.0821 होती है, T की वैल्यू 298 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 41।